आने वाले समय में एक ऐसा हमें जो है नेतृत्व चाहिए कि जो गांधी जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, जो हमारे पूर्वजों ने देखा है, नानक जी का सपना कि जो है वो नीचे से आकर के आदमी ऊपर आना चाहिए, जिसने अत्याचार झेले हो, जिसने शोषण झेला हो, उसमें सुधार कर सके और नीतियों में सुधार करके इस देश को एक संगठित रूप से, एक देश को सामूहिक रूप से ताकत बना सके। क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के लिए हम ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई भी वर्ग वंचित ना रहे। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री भी यदि पिछड़े वर्ग की तो बात है ही, लेकिन यदि प्रधानमंत्री भी दलित समाज से आए, प्रधानमंत्री भी आदिवासी समाज से आए, तो प्रधानमंत्री सही दिशा में जो इस देश को ले जाने का काम करेगा। क्योंकि जो कष्ट स्वयं झेल चुका हो उसे इस देश के कष्टों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। 14 अप्रैल को आपने एक मांग रखी थी सरकार से कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर आदि जो 4 महत्वपूर्ण पद हैं उन पर एससी या एसटी का उम्मीदवार होना चाहिए था। और जिस प्रकार अभी देखने को मिल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी का जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया है, तो आप इस अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं या क्या मानना है आपका? जी बिल्कुल, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पहली बार आदिवासी के रूप में हम देश के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का यदि चुनाव हो जाता है तो ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। और विशेषकर मूल निवासियों के लिए, विशेषकर जिसे आदिवासी कहा जाता है, वो आदिवासी यानी जो पहले से ही यहाँ रहता हुआ हो और यदि उसे इतने दिनों बाद महत्व मिलने जा रहा हो तो ये बहुत ही गर्व का विषय है। और ये संविधान की मूल भावना के अनुसार है, क्योंकि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के हर व्यक्ति को, जो देश के किसी भी कोने में रहता है, देश के किसी भी वर्ग से है, यदि देश का सर्वोच्च पद उसे मिलता है तो ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है। और हमने 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस बात को उठाया था। आज यदि उसे महत्व मिल रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हम एक सम्मान देने जा रहे हैं, एक अधिकार देने जा रहे हैं उस वर्ग को जो कि न्याय और अधिकार से वंचित रहा है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी के बाद में अब यशवंत सिन्हा जी का भी नाम सामने आने लगा है राष्ट्रपति पद के लिए, तो कहीं बाद में जाकर के क्लेश तो नहीं होगा कि यशवंत सिन्हा जी को बनाया जाए या द्रौपदी मुर्मू जी? देखिए, तो चुनाव की बात है, जो चुनाव होगा, चुनाव प्रक्रिया है ये। अब उसमें यशवंत सिंह जी भी मैदान में है, द्रौपदी मुर्मू जी भी मैदान में है, लेकिन एक प्रस्तावक के रूप में और एक उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो इस प्रस्ताव को किया है, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिया है, तो सबसे पहले तो यही बड़े गर्व की बात है कि एक आदिवासी के रूप में हम देश के राष्ट्रपति के रूप में यदि देखेंगे, और हमने मांग की थी उस समय भी 14 अप्रैल को कि वो भी इन 4 शीर्ष पदों में से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इन 4 पदों में से आदिवासी होने चाहिए और वो भी महिला होनी चाहिए। हमने ये भी मांग की थी। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि ये बात जो है देश के सत्ताधारियों के, राजनेताओं के समझ में आ गई है और इसको महत्व दे करके द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन जो किया गया है। उसके बाद तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा, लेकिन एक नामांकन होना सबसे बड़ी बात है। आपने महत्व को समझा। आपने जिस तरीके से कहा कि न्याय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जो आपने मांग की थी वो समझ में आई सरकार के, तो आपको लगता है कि सरकार की ओर से भी आपकी और कुछ पहल होगी या आपको कुछ महत्व दिया जाएगा? देखिए सर, हम इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे देश के लीडरों ने, जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के अगवा जो लोग थे, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे अम्बेडकर रहे हों, या सरदार पटेल रहे हों, या गरीब तबके या क्रांतिकारी हमारे लोग रहे हों, जिन लोगों ने सपना देखा था, उन्होंने सपना ये देखा था कि जो असमानता है, जो समाज में शोषण है, जो अत्याचार है, जो अन्याय है, वो खत्म हो। और वो खत्म तब होगा कि जब आप जो है देश के सबसे गरीब तबके को, देश के सबसे पिछड़े तबके को, देश के जो जिसे अनटचेबल हमारे यहाँ कहा जाता था पूर्व में,
उसको न्याय दिला पाएंगे जो व्यवस्था हमारे, वो व्यवस्था यदि जिस दिन लागू हो जाती है तो भारतीय संविधान सच्चे अर्थों में जो है अपना काम करेगा। अभी भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं है। भारतीय संविधान में हर मर्ज की दवा है, हर रोग की दवा भारतीय संविधान में। इसलिए भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, जो उसकी प्रस्तावना है, यदि हम उसको पढ़ करके ईमानदारी से उस पर अमल करें तो इस देश की सारी समस्याओं का हल जो है भारतीय संविधान में निहित है। अभी आपने कहा कि भारतीय संविधान में हर समस्या का समाधान है, परंतु कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारत देश प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, उसी को देखते हुए हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि अग्निवीर और अग्निपथ के माध्यम से अब फौज में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही भर्ती होगी फौजियों की। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये सरकार का जो निर्णय है, सरकार का निर्णय है, और सरकार के सारे निर्णय सही हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार एक एक्सपेरिमेंट भी करती है, नीतियों को आजमाती भी है। वो कुछ नीतियां ला करके देखती भी है कि ये जो है नीति सफल होगी तो देश के लिए आगे चलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते पर चले और वो रास्ता यदि सही नहीं हमें लगता है, उसके परिणाम हमारे अच्छे नहीं आते हैं, तो सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है कि उन नीतियों को पलट दे। लेकिन यदि अग्निवीर और अग्निपथ को सरकार आजमाना चाहती है, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती है, तो देखने तो कोई बुराई नहीं है। मगर जिस तरीके से आगजनी, लोगों के अंदर गुस्सा, हाँ। जितने भी युवा हैं उनमें बहुत जबरदस्त रोष है और सरकार का विरोध तगड़े तरीके से हो रहा है। सरकार का विरोध होना चाहिए जी, विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध का तरीका यदि आगजनी, तोड़फोड़ या किसी भी सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके हम विरोध करते हैं, वो तो निहायत गलत है। भारतीय संविधान भी इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। हमारा आजादी का आंदोलन भी बगैर किसी हिंसा के, बहुत हिंसा से हम हमेशा बचे। आजादी के निरंतर आंदोलन में हम हमेशा हिंसा से बचे। हमने आंदोलनों का सहारा लिया। हमने जो एक आम आदमी को राजनीति में जोड़ने का जो मार्ग हो सकता था, हमने वो लिया। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख करके आए, उन्हें पढ़े लिखे शब्दों में उन्होंने शिक्षा के पर जोर दिया। उन्होंने कभी भी हिंसा और आंदोलन को, कभी भी हिंसात्मक आंदोलन का कभी भी समर्थन नहीं किया। जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार देश में बढ़ती जा रही है, युवाओं का ये कहना है कि अगर 4 साल के लिए युवाओं को फौज में भर्ती किया जाता है और उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिलती, तो फिर जो राजनेता हैं उनको अगर वो 5 साल नौकरी पे, चाहे वो पार्षद रहे, विधायक रहे या नेता ही रहे, MP, तीनों की पेंशन मिलती है जी, तो वो क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? उन्हें भी छोड़ देनी चाहिए। जो छात्रों की बात है, जो उनकी बात अपनी जगह सही है। जो सरकार अपनी समझ से जो भी व्यवस्था लेकर के आई है, ये सरकार का काम है कि वो यदि सही है तो उस बात से आश्वस्त कराए आंदोलनकारियों को, उन्हें वार्ता के द्वारा समझाए। उनके सरकार के पास एक तंत्र है जो कि आपको एक किसी माध्यम से उन आंदोलनकारियों से वार्ता करके समझाया जा सकता है। और यदि उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो, और आपको लगता है कि हम 4 साल के बाद यदि हम जो है बिना पेंशन के हम घर आएंगे, तो सरकार के पीछे इसका क्या लॉजिक है? वो कह रहे हैं कि हम कुछ पैसा दे देंगे, वो पैसा उनमें से अधिक तो पैसा वही होगा जो उनके तनख्वाह से कटेगा, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन फिर भी यदि सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है कि जिन्हें सरकार अच्छी तरह से समझती है और वो जिनके लिए लागू किया जाना है उनकी समझ में कई बार बात नहीं आती। सर, ये बात सरकार भी बार बार कहती है कि पिछले 7-8 सालों के अंदर जो भी सरकार ने निर्णय लिए हैं उनका विरोध ही ज्यादातर हुआ है। तो सरकार भी ये कहती है कि हम बनाते तो नीति अच्छी लिए हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। कहां तक सत्य है? अब ये काम सरकार का है कि अपनी नीतियों के बारे में वो जो है लोगों को समझाए, जनता को विश्वास में ले। तो आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से एक समय था कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के सहमति से ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाता था, प्रस्ताव पारित किया जाता था, कानून बनाया जाता था। आज वो जो परंपरा थी वो खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ जी, तो उसकी क्लोज को, जो उनकी क्लोज थी, जो उनके अनुच्छेद थे, उन पर सब पर एक एक करके संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया, डिस्कशन किया गया। उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो थी उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई
और लगभग 1.5 साल का समय लगा जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। तो इसी तरह से हमारा कहना यह है कि सरकार यदि कोई लाती है, कोई संशोधन लाती है, सरकार कोई कदम उठाती है, सरकार कोई कानून बनाती है, या सरकार कोई जनहित में कोई काम करना चाहती है, तो आवश्यक है कि वो संबंधित पक्षों से उसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श करे। और विचार विमर्श करने का मतलब ये नहीं है कि यदि कोई आपका उसके बारे में कोई सुझाव दे रहा है तो आप उसे विरोध समझें। सरकार 2 पक्षों से बनती है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष। संविधान में पूरी जो हमने बहुदलीय प्रणाली अपनाई हुई है उसमें स्पष्ट रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष ये दोनों सरकार के अंग हैं। सर, अभी हाल ही में 2 प्रस्ताव ऐसे भी पारित किए गए हैं संसदीय क्षेत्र में कि संसद के अंदर कुछ ऐसे शब्द जैसे कि जुमलाजीवी, श्रमजीवी, जो कि इनके लिए नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, जो कि कहा जाता था कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द बने हुए थे, अब वो संसदीय क्षेत्र में भी विपक्ष के द्वारा भी नहीं बोले जा सकते, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे देखेंगे फिर आप? देखिए, सरकार सरकार अपने बचाव के लिए हर तरह का उपाय करती है जी। अब ये सरकारी पक्ष ने जो इनके विरोध में जो शब्द प्रचलित हो गए थे, और ये माना जाता था कि यदि आप इनमें से कोई शब्द कहेंगे तो सरकारी विरोध में जाएगा, तो उन्होंने उसका रास्ता खोज लिया। ये सरकार करती है, और हर सरकार इस तरह से करती है कि वो अपने बचाव के लिए कुछ चीजें, कुछ नीतियां, कुछ जो है कानून बना लेती है। तो आपको लगता नहीं कि विपक्ष खत्म हो जाएगा इन सब चीजों से? विपक्ष का खत्म होना भारतीय संविधान के लिए घातक है। विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जितना जो है सरकार का मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा हुआ है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो इसका मतलब यह है कि आपको यदि आपकी आलोचना करने वाला कोई नहीं बचेगा, आपको ये बताने वाला कोई नहीं बचेगा कि कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो आप, तो ये जो है सरकार को देखना होगा कि विपक्ष भी मौजूद रहना चाहिए। विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है, और दूसरी बात हम विपक्ष से भी ये कहना चाहेंगे कि जो सार्थक मुद्दे हैं उन्हें सही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से विपक्ष उठाए। और विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि जनता ने यदि उन्हें नकार दिया है, सत्ता में बैठने का मौका नहीं दिया है, तो विपक्ष अपनी कौन सी बातें और अपनी जो है निष्ठा को बनाए रखने के लिए जनता के बीच में कल को उसे भी जाना है। सर, चलते चलते एक और सवाल के जिस तरीके से आपने 14 अप्रैल के दिन जो मांग की थी जी, वो मांग साकार होती हुई दिखाई देती है। अब अगली मांग क्या? देखिए, मैं सरकार को इस बात के लिए बता देता हूं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री भी यदि पिछड़े वर्ग की तो बात है ही, लेकिन यदि प्रधानमंत्री भी दलित समाज से आए, प्रधानमंत्री भी आदिवासी समाज से आए, तो प्रधानमंत्री सही दिशा में जो है इस देश को ले जाने का काम करेगा। क्योंकि जो कष्ट स्वयं झेल चुका हो, उसे इस देश के कष्टों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। इसलिए हमारा कहना यह है कि जो है इस बात के लिए आगे जनमत तैयार किया जाए कि हम अपने देश की बागडोर किस तरीके से जो है सम्मिलित रूप से, ये नहीं है कि भाई हम कोई थोप दे, हमें ऐसा नेतृत्व विकसित करना होगा कि जो आदिवासी समाज को महत्व दे, दलित समाज को महत्व दे, और इस देश की नीतियों को उस दिशा में ले जाए कि जहां पर अधिक से अधिक संख्या में, जो हम जिसे बहुसंख्यक कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये इसका मूल निवासी है, हम किसी के विरोधी नहीं है, हम 1585 के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारा कहना यह है कि आप जो है इस देश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस देश के दलित समाज के लोग जो हैं, इस देश के जो गरीब लोग हैं, आप पैसे वाले की बात छोड़ दीजिए, पैसे वाले की ना जात होती है, पैसे वाले का ना धर्म होता है, पैसे वाले की ना बिरादरी होती है, उसे हर जगह सम्मान मिलता है। लेकिन यदि कोई शोषित व्यक्ति है, यदि कोई प्रताड़ित व्यक्ति है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। तो उस आर्थिक और सामाजिक हम पिछड़ेपन को कैसे दूर करें, हम इसके उपाय करने चाहिए। और तभी हो सकता है जब हम उनके हाथों में सत्ता सौंपने की तैयारी करें, एक सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से, उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए। आपका मानना यह है कि जिस तरीके से एसटी के रूप में मुर्मू जी आई हैं, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में भी कोई ना कोई ऐसी एसटी होना चाहिए? निश्चित रूप से आएगा, आज नहीं तो कल आने वाले समय में एक ऐसा हमें जो है नेतृत्व चाहिए कि जो गांधी जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, जो हमारे पूर्वजों ने देखा है, नानक जी का सपना,
के जो है वो नीचे से आकर के आदमी ऊपर आना चाहिए, जिसने अत्याचार झेले हो, जिसने शोषण झेला हो, सुधार कर सकते उसमें सुधार कर सके और नीतियों में सुधार करके इस देश को एक संगठित रूप से, एक देश को सामूहिक रूप से ताकत बना सके। क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के लिए हम ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, शोषित ना रहे, पीड़ित ना रहे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जो है किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी समाज से आते हो। हमने ये भी मांग की थी इसमें कि राष्ट्रपति के रूप में वो 4 शीर्ष पद हैं तो 2 महिला होनी चाहिए। तो ये हम अच्छी बात है, सरकार को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने ये बात रखी, मानी, उन्होंने मर्म को समझा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये आम भारतीय की आवाज है, ये जनता की आवाज है, समय की आवाज है, समय की मांग है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके चैनल को माध्यम को बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंची, चाहे वो सरकारी हल्के में पहुंची, चाहे जनता में पहुंची, चाहे जिस तरह से मैंने जनता की आवाज कही है। ये मेरी आवाज नहीं है खाली, ये जनता की आवाज है, जिसे केवल शब्द रूप में मैंने दिया। और आपके चैनल को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस बात को रखा, प्रमुखता से इस बात को उठाया और सरकार ने ये बात मानी। और सरकार ने ये बात मानी। मैं तो बधाई देता हूं सरकार को इस बात के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।